अस्सलाम वालेकुम। स्टार्ट करते हैं हम पार्ट 2 से। असाइनमेंट नंबर 2 का हमारा सवाल था क्वेश्चन नंबर 1, राइट डाउन द स्पेसिफिक कंट्रीब्यूशंस ऑफ हायर एजुकेशन इन वेरियस डेवलपिंग कंट्रीज। दिस मीन्स दैट in this question we are going to write how different developing countries are involved in higher education. How are they performing in higher education? How are they functioning to enhance their higher education in their countries? इसमें हम ये बताएंगे. What are the factors, or what are the institutions, what are those basic organizations, what are the basic important steps that they are taking to basically contribute for higher education. पार्ट 1 में हमने द रोल ऑफ यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन तक पढ़ लिया था और अब हम कंटिन्यू करेंगे, यहाँ तक हमने पढ़ लिया था. ग्रेडिंग सिस्टम भी हमने देख लिया था कि ग्रेडिंग सिस्टम में हिंदुस्तान की यूनिवर्सिटी में ग्रेडिंग का तरीक़ाकार आम तौर पे एक मिनट सॉरी जी ग्रेडिंग सिस्टम तक हमने यस हमने पढ़ लिया था. आगे हम देखते हैं बैनुल अक़वामी तौर पर तस्लीम शुदा भारतीय यूनिवर्सिटियाँ. देखा जाए तो इंग्लिश में जो हेडिंग्स हैं वो पहले से ही दी हुई हैं. ग्रेडिंग सिस्टम इज़ बेसिकली अकॉर्डिंग टू द ट्रेंड, मतलब रवायती जो उनका तरीक़ाकार है उसी तरीके से ग्रेड्स मिलते हैं. दैट इज़ फर्स्ट डिवीज़न, जो कि पहले नेशनल एजुकेशन काउंसिल के साथ फर्स्ट डिवीज़न, दैट इज़ person who is getting 60% marks, then और 40% जिसके से कम नंबर होंगे तो वो तालिब जो है नाकाम करार दिया जाएगा. अगर द पर्सन इज कंसिडर्ड फेल्ड टू एक्वायर 40 less than 40% marks. I repeat, a person or a student that acquire more than 50% will be having a first division, whereas a person who acquires less than 40% marks will be considered failed. ठीक है. अच्छा जी, इसके बाद नंबर 6 हेडिंग पे आते हैं ड्यूरेशन ऑफ डिग्री प्रोग्राम, जो कि बहुत ईजी है. हिंदुस्तान की यूनिवर्सिटी में मुख्तलिफ कोर्सों का दौरानिया मुख्तलिफ है, मतलब एवरी कोर्स हैव डिफरेंट ड्यूरेशन. प्लीज़ नोट करते जाएँ, एवरी कोर्स हैव अ डिफरेंट ड्यूरेशन. So the course basically, the duration depends upon the how the complex the course is, or how what the course is. For example, engineering, number 2 medical, then number 3 agriculture, number 4 architecture, number 5 education, and number 6 law. इस नाम में बताना है duration of degree program. Then comes examination system. एग्जामिनेशन सिस्टम को जब आप हेडिंग डालेंगे तो उसमें आप क्या लिखेंगे? आला तालीम के इदारे के लिहाज से यूनिवर्सिटी की तालीमी साल लेक्चर सेमेस्टर. यूजली भारतीय आला तालीम के मरकजी इम्तहानों का बजट 1963 में तशकील हुई. इसे 1961 में NCERT ने मुद्गम कर दिया. बस आप इतना बता सकती हैं कि examination budget was introduced in 1958 and then in 1961 में जो है ये this budget was closed. मुद्गम का मतलब होता है इनकॉर्पोरेट करना, किसी चीज़ को एक चीज़ के साथ मर्ज कर देना, एक चीज़ को एक दूसरे के अंदर ब्लेंड कर देने को मुद्गम कहते हैं. डिस्क्लोज़ नहीं होगा इसका मतलब, इसका मतलब होगा इनकॉर्पोरेट करना. तो आप बता सकती हो कि एजुकेशनल बजट वाज बेसिकली फर्स्ट introduced in 1958 and in 1961 it was incorporated with NCERT. ठीक है, या it was amalgamated with NCERT. incorporated का वर्ड ज़्यादा बेहतर लगेगा. incorporated की स्पेलिंग मैं आपको बता दूँ, ये है incorporated.
इनकॉर्पोरेटेड, ईडी लगाइएगा ज़रूर, INCORPORATED, इनकॉर्पोरेटेड। फिर से एक बार लिख देती हूँ, इनकॉर्पोरेटेड, ठीक है। जी, अब 8th हेडिंग हमारे पास है आला तालीम का निसाब। अब देखें, थोड़ी बात तो आपको हेडिंग में समझ आ जाएगी, द करिकुलम ऑफ हायर एजुकेशन। द करिकुलम ऑफ हायर एजुकेशन में फ़र्स्ट पॉइंट है, भारत की यूनिवर्सिटी के निसाब की मेयार के मुताबिक तश्कील यूनिवर्सिटी की ज़िम्मेदारी है। इसका मतलब है तश्कील, आपको पता होना चाहिए तश्कील का क्या मतलब है, फॉर्मेशन, विच मीन्स कि इसका ट्रांसलेशन ये होगी, द फॉर्मेशन ऑफ द करिकुलम is the responsibility of the university in India। या आप इस तरह भी लिख सकती हैं कि in India the formation of curriculum up to the mark या up to the standard is the responsibility of the university। नंबर 2 है यूनिवर्सिटियाँ अपने मुल्हिका कॉलेजों के निसाब की भी ज़िम्मेदारी होती है। मीन्स आप इतना लिख सकती हैं कि द करिकुलम ऑफ कॉलेजेस इज़ आल्सो द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ यूनिवर्सिटीज़। थर्ड है, यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन जदीद निसाबी तकाज़ों और ज़रूरतों को मद्देनज़र रखते हुए निसाब तश्कील दिया जाता है। तकाज़े का क्या मतलब है, डिमांड्स, ज़रूरतों का क्या मतलब है, नीड्स। एक ही बात है कि यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन की एक और ज़िम्मेदारी है, वो क्या है कि दैट दे फॉर्मुलेट और दे डेवलप द करिकुलम अकॉर्डिंग टू द डिमांड्स ऑफ द मॉडर्न एरा। ठीक है, जदीद इज़, एक मिनट जी, जदीद का मतलब है मॉडर्न। अब आप आ जाएं 9th हेडिंग पे, एंड दैट इज़ दही आला तालीम। दही मतलब देहाती से निकला है, रूरल हायर एजुकेशन, गांव में मतलब हायर एजुकेशन का क्या हिसाब किताब है, ये हम पूरा पढ़ लेते हैं और इसको हम फिर एक आध लाइन बस लिखेंगे, ज़्यादा नहीं लिखेंगे। सिर्फ आपने हेडिंग्स याद करनी है और हेडिंग्स के अंदर आपने छोटे छोटे बस ये पॉइंट्स मैं आपको बता रही हूँ, आपने याद कर लेने हैं। अगर आप लिख लेंगी तो आपके लिए आसानी हो जाएगी। रूरल हायर एजुकेशन में लिखा है, हिंदुस्तान में दही आला तालीम का आगाज़ 1956 में हुआ। ठीक है, रूरल हायर एजुकेशन वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया इन द ईयर 1956, जिसका मकसद सेकेंडरी सतह के बाद आला तालीम की फ़राहमी के अलावा दही नौजवानों के लिए कम्युनिटी के लिए काम करने और देहाती तरीक़ा ज़िंदगी के साथ लगन पैदा करने का जज्बा पैदा करना था। अच्छा जी, the aim of introducing higher education in rural areas was to provide higher education after the secondary level education, and not only this but to also encourage the students, या नौजवान को हम youth भी कह सकते हैं, to encourage the youth to work with the community and to facilitate the youth to work in the community and to work with more enthusiasm and with both spirit। ठीक है, लगन के साथ पैदा करने का जज्बा पैदा करना था। इसके अलावा मरकज़ी और रियासती हुकूमतों के तरक्की के मंसूबों में लोगों को पेशा वराना तरबियत की फराहमी भी शामिल थी। इसके अलावा other than this, the students were also, you can say, provided with professional training and also to provide professional training for the developmental programs। बस इतना आई थिंक काफ़ी है। ये रियासती और मरकज़ी हुकूमतें वगैरह आप ये रहने दें। दही आला तालीम के मंसूबे के तहत आला तालीम के इदारे, एक मिनट, ये है पेज नंबर 132। अब हम, हाँ जी, हम 133 में जाएंगे।
जो कि पहले नेशनल एजुकेशन काउंसिल के साथ मुंसलिक थे, अब इन्हें नज़दीकी यूनिवर्सिटियों और इनके मुतल्लिका रियासती हुकूमतों से मुंसलिक कर दिया गया है। मतलब अकॉर्डिंग टू द रूरल हायर एजुकेशन प्लान, the higher education institutes that were first affiliated with the National Education Council, now they are affiliated with what? They are affiliated with their nearest universities. ठीक है, ये बात आप लिख दीजिएगा। नंबर 10 पर आ जाएं, बैनुल-अक़वामी तौर पर तस्लीम शुदा भारतीय यूनिवर्सिटियाँ। दैट मीन्स इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड इंडियन यूनिवर्सिटीज़। ठीक है, 3 हिंदुस्तानी यूनिवर्सिटियों को बैनुल-अक़वामी तौर पर तस्लीम शुदा की फ़हरिस्त में शामिल किया गया है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है कि देयर आर 3 इंडियन यूनिवर्सिटीज़ दैट आर इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड, राइट, एंड जिसमें दुनिया भर की 200 आला तरीन यूनिवर्सिटियाँ शामिल हैं। अच्छा, मतलब 3 Indian universities are internationally recognized in the list in which 200 universities are included. ठीक है, ये एजाज़ जिन हिंदुस्तानी यूनिवर्सिटियों को हासिल हुआ, इनके नाम इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड जवाहरलाल नेहरू और शामिल हैं। ठीक है, बस आप इतना बता दीजिएगा कि दोज यूनिवर्सिटीज़ आर, और ये नाम आप बताएंगी फिर, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड जवाहरलाल नेहरू, पूरा बताइएगा। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी पहले ब्रैकेट में है, फिर आपने बताना है कि दैट यूनिवर्सिटी इज़ बेसिकली इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड जवाहरलाल नेहरू। इनके अलावा एशिया वीक की तरफ से मुकर्रर करदा दुनिया भर के 20 आला तरीन साइंस और टेक्नोलॉजी के इदारों में से 6 हिंदुस्तानी इदारे भी इस एजाज़ के मुस्तहिक ठहरे हैं। अच्छा, एशिया वीक ने कोई ऑर्गेनाइज़ किया है कुछ, तो उसके अंदर भी 20 बेसिकली जो हैं, जो इंस्टीट्यूट्स हैं ऑफ हायर एजुकेशन एंड टेक्नोलॉजी, they are included. No, sorry, out of 20 higher education and technology institutes, 6 institutes are basically included in the list of Asia Week. ठीक है, पहले आपने बताना है कि इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटीज़ जो है वो 3 हैं, एंड अदर देन दैट Asia Week has also considered 20 higher education institutes and of technology, in which 6 Indian institutes are included. अब मैं सेकेंड पैराग्राफ में आ रही हूँ, यहाँ से यहाँ तक, इसको हम पढ़ लेंगे। अलावा जी का मतलब है अदर देन दैट, इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस हैदराबाद, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस भी दुनिया में मुनफरद हैसियत के मालिक हैं। ठीक है, दे आर ऑल्सो कंसिडर्ड वेरी यूनिक इंस्टीट्यूट्स इन द वर्ल्ड। मुनफरद का मतलब है बहुत यूनिक, बहुत डिफरेंट। मुनफरद का मतलब है, मतलब उनकी एक पहचान, बिल्कुल एक डोमिनेटिंग पहचान है दुनिया में, इसको हम मुनफरद कहते हैं। उसके बाद इन्होंने कहा है कि जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी अपने आला तालीमी मयार के बायस मशहूर है। तो आप इतना बता दें कि जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी इज़ ऑल्सो फेमस बिकॉज ऑफ इट्स गुड स्टैंडर्ड्स ऑफ हायर एजुकेशन। ठीक है, अब हम नेक्स्ट हेडिंग पे आ रहे हैं, फ़नी तालीम, दैट इज़ टेक्निकल एजुकेशन। भारत में फ़नी तालीम पर बहुत तवज्जो दी जा रही है। इन इंडिया देयर इज़ टेक्निकल एजुकेशन इज़ हाईली फोकस्ड इन इंडिया
फिर आप लिखेंगी 2011 में टेक्निकल कॉलेजों से फ़ारिग़ तहसील होने वाले तलबा की तादाद 7 लाख से ज़ायद थी, जबकि 2010 में ये तादाद महज 550,000 मतलब तकरीबन ये तो कम से कम मतलब 550,000 कितने हुए, ये 5-5.5 लाख हुआ तकरीबन। तो आप ये 550,000 लिख दीजिएगा या आई थिंक 550,000 ही लिखिएगा आप। तो ये किस तरह लिखेंगे, 2011 में टेक्निकल कॉलेजों से फ़ारिग़ तहसील होने वाले तलबा की तादाद 7 लाख से ज़ायद थी। मतलब इन 2011 the students that passed out from the technical college were about approximately 60 lakh, ठीक है, in number, whereas in 2010, in the year 2000, the number was only 550,000। ठीक है, इतना आप लिखेंगे। आई होप आपको समझ आ गया होगा, और साथ साथ प्लीज़ नोट डाउन करती जाइए। पहले 5 साला मंसूबे में ही हिंदुस्तानी हुकूमत का ये मंशा था कि साइंस की तरफ रुझान रखने वाली अफरादी क़ुव्वत पैदा की जाए। मतलब इन द फर्स्ट 5-year प्लान व्हाट वाज द एम ऑफ इंडियन गवर्नमेंट, और वो एम उन्होंने यहाँ पे बता दिया है कि क्या क़ुव्वत पैदा की जाए, क्या पोटेंशियल पैदा की जाए, अफरादी क़ुव्वत पैदा की जाए। एक मिनट, अब अफरादी क़ुव्वत का क्या मतलब है? अफरादी क़ुव्वत का अफराद निकला है फ़र्द से, और फ़र्द का मतलब होता है पर्सनल, मतलब पर्सनल इस तरह लिखते हैं। ये स्पेलिंग होगी पर्सनल की। तो बेसिकली पर्सनल पोटेंशियल या पर्सनल स्ट्रेंथ को डेवलप करना भी जो है इंडियन गवर्नमेंट का मिशन था। ठीक है, मैं फिर से रिपीट कर देती हूँ। पहले 5 साला मंसूबे से ही हिंदुस्तानी हुकूमत का ये मंशा था कि फ्रॉम द वेरी फर्स्ट 5-year प्लान इंडियन गवर्नमेंट हैड दिस मिशन टू प्रोपगेट साइंस, मतलब साइंस की तरफ रुझान रखने वाली अफरादी क़ुव्वत पैदा की जाए। टू प्रोपगेट बेसिकली टू प्रोपगेट व्हाट, टू प्रोपगेट और टू एनीवेज मेरे ख़्याल से टेक्निकल एजुकेशन में इनको साइंस की तरफ रुझान रखने वाले अफरादी क़ुव्वत पैदा की जाए का कोई सेंस नहीं बनता। ये बात इनको इसके अंदर नहीं डालनी चाहिए थी। इतना तक ठीक है कि 2010 में क्या तादाद थी और 2011 में क्या नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स था, वो तो समझ आ रहा है। लेकिन ये इन्होंने बात यहाँ पे क्यों डाल दी? पहले 5 साला मंसूबे से हिंदुस्तानी हुकूमत का ये मंशा था कि साइंस की तरफ रुझान रखने वाली अफरादी क़ुव्वत पैदा की जाए। मतलब जब टेक्निकल एजुकेशन की बात हो रही है, फ़नी तालीम की बात हो रही है, तो साइंस का यहाँ पे क्या काम है? एनीवेज यूँ इस सिलसिले में एक इदारा द ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन का क़याम 1987 में अमल में आया। तो आप ये बता सकती हैं कि द ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन वाज डेवलप्ड इन 1987। इस बात को बेशक आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये वाली बात की मैं बात कर रही हूँ कि पहले 5 साल के अंदर हिंदुस्तानी हुकूमत का ये मंशा था कि साइंस की तरफ रुझान रखने वाले अफरादी क़ुव्वत पैदा की जाए। टेक्निकल एजुकेशन में दिस पॉइंट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट एट ऑल। जस्ट रिमेंबर दैट ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन वॉज developed in 1987. This is the main point, and you have to remember the years 2010 and 2011. That in 2011 the number was highly increased.
the number of students was highly increased in 2011 as compared to the year 2010. Right? This is what you have to mention in technical education of India. Now let's come on the, I think, next heading, that is कौमी अहमियत के हामिल टेक्निकल इदारे, टेक्निकल इंस्टीट्यूशंस ऑफ नेशनल इम्पोर्टेंस. ठीक है, भारत में कौमी सतह पर आला मयार के टेक्निकल इदारों की फहरिस्त खासी तवील है. ठीक है, द टेक्निकल इंस्टीट्यूशंस ऑफ नेशनल इम्पोर्टेंस. There is a very long list of technical institutes that are of national importance. ये आपका पहला पॉइंट होगा. I again repeat, there is a very long list of technical institutes that are of national importance. जिनमें से बैनुल-अक़वामी शहरत के हामिल तालीमी इदारे मंदरजा झेल हैं. ठीक है, in which the internationally famous या internationally well known institutes are listed below. इस तरह लिखना है, well known, internationally well known या famous. ये ओ है, याद रखिएगा. ठीक है, कुछ भी लिख दीजिएगा. और ये कुछ इंस्टीट्यूट्स हैं जिनको आप याद कर लीजिएगा. देयर आर 5 इंस्टीट्यूट्स. नंबर 1 इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, याद रखिएगा. इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, देन Rajiv Institute of Petroleum Technology. Right? These are 5 institutes. याद रहे नाम तो लिख लीजिएगा. ज़्यादा अच्छा इमेज आपका, ज़्यादा अच्छा एक इम्पैक्ट आएगा जो चेकर होगा उस पर. कम से कम 3 तो लिखिएगा ही. नेक्स्ट उन्होंने कहा है मंदरजा बाला इदारों के अलावा मंदरजा झेल इदारे भी टेक्निकल एजुकेशन के फ़रोग़ के लिए कोशा हैं. मीन्स दीज आर द 5 आर वेल नोन इंस्टीट्यूट्स. ठीक है, एंड द नेक्स्ट लिस्ट आर ऑफ दोज इंस्टीट्यूट्स विच आर ऑल्सो यू कैन से वर्किंग and which are also functioning for the betterment of technical education. ठीक है, टेक्निकल एजुकेशन के फ़रोग़ के लिए कोशा हैं. बेटरमेंट भी हो सकता है, फ़रोग़ का मतलब प्रोग्रेस भी हो सकता है, ग्रोथ भी हो सकता है, इनकरेजमेंट भी हो सकता है. ठीक है, फ़रोग़ का मतलब मैं आपको यहाँ लिख देती हूँ, इस तरह आपको याद रहेगा. ये है फ़रोग़. ठीक है, और फ़रोग़ का मतलब है ग्रोथ. ठीक है, और प्रोग्रेस भी हो सकता है. इसका मतलब आप कुछ भी लिख सकती हैं. प्रोग्रेस लिख लें, ज़्यादा अच्छा लगेगा. प्रोग्रेस का वर्ड बहुत यूज़ किया जाता है एजुकेशनल फील्ड में. अच्छा जी, हम कहाँ पे थे जी? ये भी कुछ इंस्टीट्यूट्स हैं. इसमें इंस्टीट्यूशन ऑफ इंजीनियरिंग इंडिया आ रहा है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मेटल्स आ रहा है, इंस्टीट्यूशन ऑफ इंडस्ट्रियल इंजीनियर्स आ रहा है, और इंस्टीट्यूशन ऑफ टाउन प्लानर्स इंडिया आ रहा है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ आर्किटेक्चर्स आ रहा है. अब मसला ये है कि इसमें आपने कंफ्यूज नहीं होना. ठीक है, एक उन्होंने हेडिंग दी हुई है, लिस्ट दी हुई है. किसकी? सॉरी, गलत कर रही हूँ.
ये वाली जी, एक लिस्ट उन्होंने दी हुई है इंटरनेशनली रिकग्नाइज्ड के लिए, ठीक है, और दूसरी उन्होंने दी हुई है जो इंटरनेशनली रिकग्नाइज नहीं है, ठीक है, इंटरनेशनली रिकग्नाइज नहीं है, बल्कि दिस लिस्ट, ये ग्रीन में जो मैं कर रही हूँ, दिस इज़ बेसिकली वर्किंग फॉर द प्रोग्रेस ऑफ टेक्निकल फील्ड, राइट। नाम बहुत सारे हैं, कम से कम 2 नाम तो याद करके रखिएगा। इसके बाद हम आ जाते हैं तहकीकी काम पे। दिस इज़ रिसर्च वर्क। ये इन्होंने एक अच्छा काम किया है कि कम से कम हेडिंग्स की जो ट्रांसलेशन है वो हमें इंग्लिश में दे दी है। दिस विल मेक आवर वर्क मोर ईजियर। यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन ने हिंदुस्तान भर में मुख्तलिफ़ यूनिवर्सिटियों के, अच्छा देखें, अगर सवाल आपका आ जाता है, मैं अभी यहाँ पे लिख देती हूँ, राइट द रोल ऑफ, ये कैपिटल में लिखा होगा, ग्रांट्स कमीशन इन इंडिया, इन इंडिया। आपने कंफ्यूज नहीं होना, आपने ये सारी जो डिटेल्स हम पढ़ रहे हैं ना, इन्हीं को आपने बता देना है। थोड़ा थोड़ा हर हेडिंग में ग्रांट कमीशन को ज़रूर डाल दीजिएगा, ठीक है। ऐसा ना हो कि आप कंफ्यूज हो जाएं कि ग्रांट कमीशन के बारे में तो मैंने कुछ पढ़ा नहीं है। नहीं, आपने ये जो सब जो हायर एजुकेशन को जो डील कर रहा है वो ग्रांट कमीशन ही कर रहा है इंडिया में, ठीक है। तो हम ये देख रहे हैं तहकीकी काम, रिसर्च वर्क। यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन ने हिंदुस्तान भर में मुख्तलिफ़ यूनिवर्सिटियों के लिहाज से मुख्तलिफ़ मकामात पर तहकीकी इदारे कायम किए हैं ताकि अमूमी तहकीकी काम को फ़रोग़ दिया जाए। फिर यहाँ पे देखें फ़रोग़ का वर्ड यूज़ हो गया, मतलब कि यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन ने ऑल ओवर इंडिया क्या किया है, ऑल ओवर इंडिया यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन हैज़ मुख्तलिफ यूनिवर्सिटी के लिहाज से अकॉर्डिंग टू डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ एट डिफरेंट लोकेशंस, द ग्रांट कमीशन हैज़ प्रोवाइडेड द व्हाट रिसर्च इंस्टीट्यूट्स, ठीक है। मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, ऑल ओवर इंडिया यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन has provided universities according to their curriculum, या according to the university, different research institutes at different locations, ठीक है। यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन ने हिंदुस्तान भर में मुख्तलिफ़ यूनिवर्सिटियों के लिहाज से मुख्तलिफ़ मकामात पर तहकीकी इदारे कायम किए हैं। मतलब आप मैं फिर से एक बार बता देती हूँ आपको कि रिसर्च इंस्टीट्यूट्स या डिफरेंट रिसर्च इंस्टीट्यूट्स आर डेवलप्ड एट डिफरेंट लोकेशंस बाय whom, बाय द यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन ऑफ इंडिया, ठीक है, ताकि अमूमी तहकीकी काम को फ़रोग़ किया जाए, सो दैट द रिसर्च वर्क इज़ प्रोग्रेस्ड या इनकरेज्ड। यहाँ पे इनकरेज्ड का आएगा, तो फ़रोग़ को जो वर्ड है यहाँ पे हम ट्रांसलेट करेंगे इनकरेज लिखकर, इनकरेज्ड, साथ में ईडी ज़रूर लगाइएगा, ई और डी, ठीक है। इनकरेज ई भी है, ठीक है। इसके बाद क्या है, इस ज़मन में जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी और न्यू दिल्ली में न्यूक्लियर
न्यूक्लियर सेंटर कायम किया गया है। इसके अलावा कुछ ऐसे इदारे भी हैं जो अंग्रेज़ों के कायम करदा हैं। ऑल राइट, मतलब व्हाट आर द इंस्टीट्यूट्स दैट आर वर्किंग for the research work? There are two institutes that are basically involved in the research work. Those institutes are Jawaharlal Nehru University, इसका नाम पहले भी आ चुका है, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी, और न्यू दिल्ली में है न्यूक्लियर सेंटर। मेरे ख्याल से तो न्यूक्लियर सेंटर ही लिखा हुआ है ये। इसके अलावा कुछ ऐसे इदारे भी हैं। देयर आर सम इंस्टीट्यूट्स दैट आर डेवलप्ड सिंस द ब्रिटिश एरा। ठीक है, ब्रिटिश एरा, अंग्रेज़ों के दौर को या अंग्रेज़ों के कायम करदा, मतलब ज़ाहिर है अंग्रेज़ों के कायम करदा अंग्रेज़ों के दौर में ही होंगे ना। और वो कौन कौन से हैं, इनके भी आप नाम देख लें प्लीज़। नाम याद रह गए तो ज़रूर लिख दीजिएगा। हैरकोट बटलर टेक्नोलॉजिकल इंस्टीट्यूट कानपुर, और दूसरा जो इंस्टीट्यूट है वो है किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी लखनऊ। ठीक है, अब हम नेक्स्ट पे आ जाते हैं। फासलाती तालीम। फासलाती तालीम का मतलब हमें फ़ासले से समझ आ रहा है डिस्टेंस एजुकेशन। डिस्टेंस एजुकेशन का क्या मतलब है वो आप बहुत अच्छी तरह जानती हैं। फासलाती तालीम इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी के ज़रिए मुहैया की जा रही है। देखो, एक ये सवाल भी आ सकता है कि अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी इज़ अ डिस्टेंस यूनिवर्सिटी which is working in Pakistan. Which is the university or distance university that is working in India? इस तरह का अगर सवाल आ गया तो आपने कंफ्यूज नहीं होना। आपको पता होना चाहिए कि वहाँ की डिस्टेंस एजुकेशन कौन सी यूनिवर्सिटी प्रोवाइड कर रही है। इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी। ठीक है, Indira Gandhi National Open University is a university that provides distance education. ये यूनिवर्सिटी दुनिया भर में, अच्छा जी, दुनिया भर में इसकी क्या हैसियत है जी, बहुत ही अहम हैसियत है। ज़रा देख लें आप, ये यूनिवर्सिटी दुनिया भर में फासलाती तालीम की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी शुमार होती है। This university is considered as the largest university that provide distance education. ठीक है, जिसमें तलबा की तादाद मिलियन से ज़्यादा है। The number of students studying here are more than a million या above million, कुछ भी लिख दीजिएगा आप। देन इस नेक्स्ट पॉइंट पे हम आ जाए, इसका इंतज़ाम और इंसराम द डिस्टेंस एजुकेशन काउंसिल के हाथ में है। हु इज़ मैनेजिंग द होल सिस्टम? द होल सिस्टम इज़ बीइंग मैनेज्ड बाय द डिस्टेंस एजुकेशन काउंसिल। इस यूनिवर्सिटी में तलबा की कुल तादाद 15 लाख है। द ओवरऑल मतलब द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दैट आर स्टडीइंग हेयर आर 15 लाख। इसके 15 इलाकाई मराकज़ और 1400 स्टडी मरकज़ हैं। देख लीजिएगा, ये बात याद रही तो लिख दीजिएगा कि इसके कितने सेंटर्स हैं और कितने इसके स्टडी सेंटर्स हैं। फासलाती तालीमी कौंसिल के ज़रिए 13 रियासती ओपन यूनिवर्सिटियों और 119 इदारों का इंतज़ाम किया जा रहा है। जी, फासलाती तालीम कौंसिल के ज़रिए 13 रियासती ओपन यूनिवर्सिटी और 119 इदारों का इंतज़ाम किया जा रहा है। मतलब डिस्टेंस एजुकेशन काउंसिल, अंडर द डिस्टेंस एजुकेशन काउंसिल 13 ओपन यूनिवर्सिटीज़ एंड 119 इंस्टीट्यूट्स आर बीइंग मैनेज्ड। ठीक है, आर बीइंग मतलब उनका जो पूरा मैनेजमेंट का और ऑर्गेनाइजेशन का जो काम है वो डिस्टेंस एजुकेशन काउंसिल देख रहा है।
फासलाती तालीम के ज़रिए बेशुमार मज़ामीन में तालीम दी जा रही है. Different subjects are being introduced or being studied by students through distance education. तो यहाँ तक जो है पूरा हमारा इंडिया में जो हायर एजुकेशन का जो सिस्टम है वो हमने पढ़ा है. और यहाँ पे जो है हमारा जो है सवाल एंड हो रहा है. उसके बाद हम न्यू सवाल जो है वो स्टार्ट करेंगे. ये जो सवाल है बेसिकली सिर्फ़ और सिर्फ इंडिया पे जो है इंडिया पे मुनहसर है या इंडिया पे कंप्राइज्ड है. तो अब फिर से एक बार रिवाइज़ कर लेते हैं, रिवीजन देख लेते हैं कि सबसे जो मेन काम है वो बेसिकली कौन से कमीशन का काम है. यू शुड ऑलवेज़ रिमेंबर दैट इज़ यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन. That is the commission which is basically involved in the educational system of India. ठीक है? Do not forget this name, University Grant Commission. Then comes the higher education responsibility of central and state governments. मरकज़ और रियासतों दोनों की जिम्मेदारी. मरकज़ और रियासत यहाँ पे सेंट्रल एंड स्टेट दोनों का मतलब हमें समझ आ गया. मरकज़ और रियासत. ठीक है. कि what are the responsibilities, what are their functions, how do the central and state government of India work for the higher education. कुछ पॉइंट्स हैं जो लर्न करने हैं. देन हिंदुस्तान में आला तालीम की यूनिवर्सिटियाँ और इदारे यूनिवर्सिटीज़ एंड इंस्टीट्यूशंस ऑफ हायर एजुकेशन इन इंडिया. व्हाट आर द डिफरेंट प्रोग्राम्स. आप ऐसा भी कर सकती हैं, पहले आप सारी हेडिंग्स एक जगह लिख लें. ठीक है. एक लिस्ट बनाएं जिसमें आपने इंट्रोडक्शन के बाद सारी हेडिंग्स लिखनी है वन बाय वन. एक बार हेडिंग्स आपको याद हो गई तो अंदर आपने हेडिंग्स के अंदर क्या लिखना है वो खुद ब खुद आपको याद हो जाएगा. इंट्रोडक्शन के बाद सेकंड हेडिंग आपकी थर्ड लार्जेस्ट हायर एजुकेशन सिस्टम के बाद ज़रूर डालनी है आपने. थर्ड लार्जेस्ट हायर एजुकेशन सिस्टम क्यों है, फर्स्ट और सेकंड पे कौन आ रहे हैं वो आपको पता होना चाहिए. First is America, second is China, and third largest education system is of India. You have to then tell about, yes, you have to tell about the different degree programs. What are the degree programs? ये easy है क्योंकि degree programs इनके same है of Pakistan. That is master degree program, bachelor's degree program, and then doctorate and pre-doctorate programs. Then comes the role of University Grant Commission, the grading system. Grading system के बाद duration of degree programs, examination system. Examination system के बाद the curriculum of higher education, rural higher education. Then the internationally recognized Indian universities के कुछ नाम है जो याद रखना है. Then technical education है, उसके बारे में थोड़ा बहुत आपने याद करना है कि technical education में basically कौन सा council है that is involved. That is All India Council for Technical Education. When was it formed? Remember the date, 1987 is the date. That is 35 years ago. It's been now 35 years that All India Council for Technical Education is formed. All right. Then comes the research work, then the distance education. The last but not the least is the distance education, right? फासलाती तालीम जिसको कहते हैं. And don't forget the name of the university that is working for distance education, that is contributing largely for the distance education, and that university is basically
Which university? Indira Gandhi Open University. Okay, thank you so much for listening the lecture and noting down the lecture. Please note down the lecture. If you want to keep the points in your mind, it is necessary that you note down my lecture. Thank you.